हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बस अभी अभी काम से आई थी और पता चला कि ध्रुव राठी का नया वीडियो आया है। तो मैंने कहा ओके, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी, स्टे पॉजिटिव और देखते हैं वीडियो। बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप समय रैना का और रणवीर सिंह का इतना बड़ा केस हो गया है, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। यार मुझे पता ही नहीं है। I'm not sure what happened. I don't really know what happened. और I was actually waiting कि कोई सेंसिबल बंदा इस पे वीडियो बनाए, सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह लेके आए, तो मैं देखकर उस पे एक्शन वीडियो बना पाऊँ। That's what मैं इस चीज़ का वेट कर रही थी। तो आज आ गया है वीडियो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे बताएं आप लोगों के क्या-क्या प्लान्स हैं रमज़ान के। एंड फिर ईद है। आई लव ईद, आई लव रमज़ान। और ऑलरेडी थोड़ी-थोड़ी मैंने कोशिश की है कि मील्स में गैप कर लूँ। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, दैट्स काइंडा इट इज़ माय प्लान एट द मोमेंट। आई वांट टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। मैं चाहती हूँ मैं हाइड्रेटेड हूँ। तो मुझे बताएँ आप लोग के क्या-क्या प्लान्स हैं रमज़ान के? और अगर आप लोगों का आपका क्या कहना है अबाउट दिस रणबीर एंड समय रैना का केस? व्हाट एक्ज़ैक्टली हैपेंड? व्हाट वेंट रॉन्ग? व्हाट हैपेंड? क्योंकि आउट ऑफ द माय मेरे तो मुझे समझ में नहीं आता। एनीवे मुझे ज़्यादा गालियाँ और इस टाइप का कंटेंट पसंद नहीं है। बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट को रिव्यू करें, बट मैंने क्लिप 1 या 2 मिनट से ज़्यादा मैं देख ही नहीं पाई। और जो चीज़ मैं 1-2 मिनट से ज़्यादा देख नहीं पा रही वो मुझे पसंद आएगी। सोशल इश्यूज़, औरतों पे बहुत ऐसी-ऐसी टेस्टलेस चीज़ों पे कमेंट हो रहे थे जो इट्स नॉट समथिंग आई एप्रिशिएट एंड आई वांट टू वॉच, सो आई डिडन्ट वॉच इट। क्योंकि यार अपना माइंड है ना यार, अपना माइंड इज़ व्हाटएवर जो भी आप इसके अंदर डालोगे, वही आपका दिमाग बन जाता है, राइट? अगर आप वायलेंस देखोगे तो आप वायलेंट एक्शन करोगे। चीकम चिल्ली देखोगे देन चिकम चिल्ली होगा। पॉजिटिव कंटेंट देखोगे, यू बिकम मोर पॉजिटिव। तो हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी देखते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स हाउ योर ब्रेन वर्क्स। आप कहोगे तो मैं बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च आपको यहाँ बता सकती हूँ। प्लीज़ कमेंट करो एंड आई एम डेफिनिटली गोना रिप्लाई यू बैक, व्हिच टॉक्स अबाउट कि आपका माइंड को आप कैसे टेलर मेड कर सकते हैं। मीन्स व्हाटएवर यू वांट, आपका दिमाग वो बन सकता है। हैविंग सेड दैट, ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया है व्हिच इज़ अमेजिंग। तो अच्छा होता है, सारी इन्फॉर्मेशन वो लेके आता है। मोहक ने भी एक वीडियो बनाया था और मैं मोहक का वीडियो भी देखना चाह रही थी और मैंने थोड़ा-सा स्टार्ट भी किया था, फिर मैं किसी काम में लग गई तो आई कुडन्ट फिनिश इट। सो अगर कहेंगे, आप कमेंट करेंगे तो मैं मोहक का वीडियो पे भी रिएक्शन वीडियो बना दूँगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ और क्या-क्या कौन से ऐसे वीडियोज़ हैं जिस पे मैं रिव्यू कर सकती हूँ। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये रीच के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं 1000 सब्सक्राइबर कोशिश कर रही हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आई रियली, रियली, रियली नीड योर सपोर्ट। तो लेट्स वॉच दिस वीडियो एंड सी कि क्या एग्ज़ैक्टली हुआ कंट्रोवर्सी में। नमस्कार दोस्तों। यूट्यूबर रणवीर अलाबादिया के द्वारा पूछा गया एक ऑब्सीन और भद्दा सवाल देश की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। क्या हो गया रणवीर भाई को? और वुड यू जॉइन इन वंस एंड स्टॉप इट फॉरएवर? इस एक सवाल पर महाराष्ट्र से लेकर आसाम तक अलग-अलग स्टेट्स में मल्टीपल एफआईआर दर्ज कराई इसने भी गई। नहीं चीफ देखा। मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट दी। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट तक में प्ली फाइल करी गई और समय रैना का ये शो इंडियाज गॉट लेटेंट, इसके सारे एपिसोड्स यूट्यूब से हटा दिए गए। मीडिया में जो हंगामा मचाया जा रहा है वो अलग ही लेवल का है। इस शो के एडिटर को देखिए किस तरीके से ट्रीट किया गया। एक ये खतरनाक फिजिकल अब्यूज़ किया जा रहा है उसको इतने लोगों के सामने। उफ़! स्तर की मॉब मेंटालिटी देखने को मिल रही है। खुलेआम डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे हैं रणवीर और समय को। कहीं भी मुंबई में अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा होगी ना, जिसको ना तो उसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। 14 फरवरी को पुलिस रणवीर के घर तक पहुंच जाती है। घर पर ताला लगा हुआ मिलता है। रणवीर का फोन स्विच्ड ऑफ था। रणवीर ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट करके कहा कि मेरी टीम और मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं ड्यू प्रोसेस को फॉलो करूंगा। माँ बाप को लेकर मेरा कमेंट इनसेंसिटिव और डिसरिस्पेक्टफुल था। मैं जेन्युइनली सॉरी फील कर रहा हूं। इससे पहले भी रणवीर एक वीडियो के जरिए अपनी अपॉलॉजी दे चुके हैं। अपनी पोस्ट में आगे बताते हैं कि इन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। लोग इनकी फैमिली को भी चोट पहुंचाना चाहते हैं। कुछ लोग पेशेंट बनकर इनकी मां के क्लिनिक में घुस गए। इन्होंने लिखा कि मैं बहुत डरा हुआ हूं और नहीं जानता कि क्या करना है, लेकिन कहीं भाग नहीं रहा। समय रैना ने भी ट्वीट करके बताया कि जो कुछ हो रहा है मेरे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने अपने चैनल से इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी एपिसोड्स हटा दिए हैं। लेकिन बात सिर्फ इन दोनों की नहीं है। महाराष्ट्र के साइबर सेल ने बताया कि उन्होंने 30 से 40 लोगों पर केस फाइल किया है। वो लोग जो इस शो के गेस्ट रहे थे फर्स्ट एपिसोड से लेकर। जाहिर सी बात है, ऐसे में सवाल उठता है, क्या इस तरीके का रिएक्शन ऐसी चीज के लिए जायज है? इंडियाज गॉट लेटेंट शो में जो गाली गलोच वाली कॉमेडी दिखाई जा रही थी, उसका क्या असर पड़ता है समाज? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में।
जो लोग इस तरह की गाली गलोच वाली कॉमेडी, इंडियाज गॉट लेटेंट शो में दिखाई जाने वाली वल्गर कॉमेडी को सपोर्ट करते हैं, उनकी तरफ से सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि ये जोक्स ही तो हैं, मजाक को मजाक की तरह लो। अगर कोई इन्हें कॉल आउट करता है, कहता है कि इस तरीके के जोक्स नहीं करने चाहिए, तो ये जवाब देते हैं कि इतना वो क्यों बन रहे हो। इनफैक्ट जब अनुराग ठाकुर ने गोली मारो वाला स्लोगन दिया था, उस हेट स्पीच केस में जज ने भी यही कहा था कि इन्होंने तो स्माइल करते हुए बोला था, इसलिए चलता है। चलता है मजाक है, चलता है मजाक है, मजाक है मजाक। यही चीज लोग फिल्मों के लिए भी कहते हैं जब मैं इस टाइप की फिल्मों को क्रिटिसाइज करता हूं। अरे फिल्म ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। गाने वाले कहते हैं कि गाना ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। कॉमेडियंस कहते हैं कि जोक्स ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि फर्क पड़ता है। कोई भी इंसान अपने इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। इस चीज की बात मैंने अपने कई पुराने वीडियोस में भी करी है। ज्यादातर लोग, चाहे वो 18 साल से कम उम्र के हों या ज्यादा के हों, उनका माइंड बहुत फ्रेजाइल होता है। अगर फिल्म्स, गाने, वेब सीरीज, जोक्स, यूट्यूब वीडियोस इन सब से फर्क नहीं पड़ता, तो क्या कोई बच्चा पैदा होते ही अपने जीन्स में सब कुछ लेकर आता है? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो ट्रेड्स जेनेटिक होते हैं, उनके जीन एक्सप्रेशन में भी इन्वायरमेंट का रोल होता है। इसके पीछे की साइंस किसी और वीडियो में समझ सकते हैं। अभी मैं आपको सीधा डायरेक्ट एग्जांपल के साथ समझाता हूं। पिछले साल मैंने एल्विश और इसकी साइंस अगर समझनी है तो मुझे कमेंट करो, मैं बहुत अच्छे से मेडिकल आर्टिकल्स के साथ आपको समझाऊंगी। यादव को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कॉल आउट किया कि कैसे एल्विश और उसके दोस्त किस तरीके से कुछ रशियन सेल्स गर्ल को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे थे। कार लेने जाता है तो तुझे ये समझ नहीं आता कि सेल्स गर्ल भी किसी की बहन बेटी होती है, अपना पेट पालने के लिए नौकरी कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू और तेरे दोस्त उस पर वल्चर्स की तरह नजरें गाड़ने लगे। कपिल शर्मा ने भी अपने फैमिली कॉमेडी शो पर रशियन लड़की का रेट पूछा था। आपने बताया नहीं आप कहाँ से हैं? I'm from Russia. रशिया रशियन Yep. 15,000। ऐसी ही छिछोरापंथी का एक और सैंपल देखिए। हम इंडिया से है पर संस्कार हमें रसिया के पसंद। एक तीसरा वीडियो जिसका टाइटल लिखा है कपिल के लिए अक्षय कुमार ने लेकर आए एक पर एक खूबसूरत रशियन लड़की। अच्छा ये लड़कियां भी तभी बाहर निकलती हैं जब अक्षय भाई बाहर निकलते हैं, वरना मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये सब। मुझे पता नहीं था कि अक्षय कुमार लड़कियों का ये काम भी करते हैं। हर्ष गुजराल ने तो सारी हदें पार कर दी, इस चीज को अपना सिग्नेचर डायलॉग ही बना दिया। 6,000 में रशियन मिल जाती है। 6,000 में तो रशियन आ जाती है। 6,000 में तो रशियन आ जाती। 50,000 का रूम ले रखा, सब कितनी रशियन आ जाती है उसमें। इन सब लोगों के चलते देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इतने सारे कॉमेडी वीडियोस हो गए जिसमें 6,000 रुपए में रशियन की। क्लियरली आप देख रहे हो कि एक तो ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है औरतों का, और दूसरा आप रेसिस्ट हो रहे हो यार। आप किसी एक कंट्री के हो, किसी एक रेस को टारगेट कर रहे हो। हाउ कैन दिस बी कॉमेडी? हाउ कैन दिस बी कॉमेडी? बात कही गई और इसकी वजह से रियल लाइफ इंपैक्ट क्या पड़ा ये देखिए। पुलिस को बुलाना जरा ना, नहीं पुलिस को बुलाना तो क्या बोला? सुना मैंने 6,000 आया ना। इंडियन यूट्यूबर मिथिलेश बैकपैकर अपनी पत्नी के साथ उदयपुर गए थे। उनकी पत्नी लीजा रशिया से है, साथ में उनका बच्चा भी था। कुछ आदमी उन्हें फॉलो कर रहे थे और फिर पास आकर यही चीज कहते हैं। 6,000 रुपए। 6,000 आया ना, फैमिली के साथ जा रहा हूं। फैमिली के साथ जा रहा हूं। 6,000 आया ना। ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं था। जरा ये देखिए जहां कोई रशियन ब्लॉगर इंडियन लोगों के साथ बात करती है। मेरे पास एक सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन रशियन 6,000 रुपए। एक और रशियन कंटेंट क्रिएटर पोलिना, जिनकी इंडिया में शादी हुई है, उन्होंने भी लल्लन टॉप से बात करते हुए बताया कि उन्हें ऐसे 6,000 रुपए वाले मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं। कमेंट्स अच्छा नहीं, 6,000 4,000 बहुत ज्यादा कमेंट्स, बट आई डोंट। आप देख रहे हैं, आप पूरी रेस को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो यार। कितना अनकंफर्टेबल लगता है कि अगर कोई आपकी कंट्री को एज अ टूरिस्ट देखने आए और उसको इस टाइप के कमेंट सुनने पड़े। इट्स सो डिसगस्टिंग। आई मीन ये लोग बोला 6,000, लेकिन ये लोग के साथ 6,000 नहीं। अब समझ में आया सो कॉल्ड डैंग कॉमेडी का क्या असर होता है। समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट शो भी ऐसी ही गाली गलोच, अश्लीलता और बकवास से भरा हुआ था। रोज के नाम पर एक दूसरे शो में औरत को कुतिया कहा जाता है। दे देना सोनावर को कुतिया, ओह माय गॉड! उसकी लाइफ में कोई कुतिया। अब इस शो के डैंग फैंस कहेंगे कि उसने तो कुशा कपिला को ही काना, तो किसी कॉमेडी में गालियां। और को दिक्कत क्यों है? पहली बात ही कुशा ने खुद इस पर एतराज जताया। उन्होंने कहा था कि जोक्स रोस्ट की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं। शॉकिंगली अनकाइंड जोक्स थे। बहुत सारी बाउंड्रीज इवन स्टैंड अप के दायरे से भी, रोस्ट के दायरे से क्रॉस हो गई थी और वो नहीं होनी चाहिए थी। वहां लाइव ऑडियंस और टेक्नीशियंस के आगे तो उन्होंने सहन कर लिया, लेकिन लाखों लोगों के आगे यूट्यूब पर उन्हें प्ले करना, ये उनको डीह्यूमनाइज करने जैसा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि समय रैना के फैंस बहुत टाइम तक उन्हें ट्रोल करते रहे थे। जैसे अगर अभी लड़के चिल्ला रहे हैं समय भाई, ये मेरे कमेंट्स में भी चिल्लाते हैं, पूरे साल चिल्लाए हैं। अभी इस बात का मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब ये आया था तो बहुत फर्क पड़ता था। दूसरी बात, भले ही रोस्ट किसी एक स्पेसिफिक लड़की का हो रहा हो, लेकिन किसी औरत को बिच या गोल्ड डिगर कहना, ये सीधे सीधे एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बनाए गए स्टीरियोटाइप को रीइंफोर्स कर। और क्लियरली आप पंच डाउन कर रहे हो। मतलब जो ऑलरेडी सोसाइटी में स्ट्रगल कर रहा है, गरीबी और लाइक गरीब इंसान, नॉट गरीबी पे जितना जो करना है करो, क्योंकि देन आप पंचिंग अप। आप पॉलिटिशियंस और आप सोसाइटी को बोल रहे हो कि यार तुम बेटर क्यों नहीं हो रहे हो। मगर आप अगर किसी एक स्पेसिफिक गरीब का मजाक उड़ा रहे हो ना, गरीब
कहते हैं ना हाँ या पुअर पर्सन का मज़ाक उड़ाया देन आप पंच डाउन कर रहे हो। कॉमेडी क्यों इंटरेस्टिंग लगती है? आप कहोगे यार यूके, यूएस में तो इतनी डार्क कॉमेडी होती है, दे डोंट रियली केयर। हाँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सामने बिठा के डोनाल्ड ट्रंप को रोस्ट किया था ना यार। वो उस वक़्त कहाँ था और किन लोगों कौन उसे रोस्ट कर रहे थे? पंच अब कहलाता है ये कॉन्सेप्ट। मैं बाद में समझाऊँगी होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको। औरतों के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग करना उस चीज को नॉर्मलाइज करता है। जो लोग इस कॉमेडी को देखते हैं वो बाहर असल जिंदगी में जाकर यही शब्दों का प्रयोग करते हैं औरतों के खिलाफ। यही बात गुरलीन पन्नू के केस में भी है। कोई लड़की जिसकी रोबस्ट फिजिक है उसे मर्द कहकर चिढ़ाना ये भी एक रिग्रेसिव सोच का सिम्टम है। शो को बॉडी देखने वाली शेमिंग ऐसी है। और लड़कियां उनकी सेल्फ इमेज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत यही बात फिल्मों पर भी एप्लीकेबल है। किसी के मोटापे का, किसी की कम हाइट का, किसी के काले रंग का, किसी की गरीबी का, डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया जाता है और ऐसा करने से करोड़ों लोगों की सेल्फ इमेज की धज्जियां उड़ जाती है। जो लोग एक्चुअली में छोटी हाइट के हैं, मोटे हैं, काले रंग के हैं, डिसेबल्ड है, उनको बुली किया जाता है असल जिंदगी में, क्योंकि ऐसे जोक्स ने इन चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है। एक बार समय रैना ने ऐसा ही जोक किया एक गरीब बच्चे पर। एक गरीब बच्चा है मेरे पास, तो मैंने उसको ऐसे ही ना आउट ऑफ ऐसे 2000 रुपए का नोट दे दिया मजे कर जाके। ऐसे का एक दिन आता है कभी साल में ना 2000 रुपए का नोट दे दिया। जैसे मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दिया ना, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसका खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, लड़ाई हो गई वहां। एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार, ओह गॉड! ये फनी था। मजा ही आ गया देख के। कहाँ मैं नेटफ्लिक्स पे देखता ये सब। जस्ट जोक है ये, ठीक है। मैं गरीबों को पैसे नहीं देता हूँ। इस जोक से क्या हो रहा है? गरीबों को डीह्यूमनाइज किया जा रहा है। बच्चों की मौत पर जोक मारना नॉर्मलाइज किया जा रहा है। कुछ लोग इसे डैंक ह्यूमर कहेंगे, लेकिन असलियत में ऐसे सो कॉल्ड जोक्स का सिर्फ मकसद होता है ऑडियंस को शॉक करना। ऐसी भद्दी चीजें कहो जिसे सुनकर कोई भी इंसान शॉक्ड हो जाए कि ऐसी भी चीज कोई कह सकता है। रणवीर अलाहाबादिया ने जो अपना सवाल पूछा था जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उसका मकसद भी सिर्फ लोगों को शॉक करना था। और किसी ने मुझे बताया था कि वो सवाल भी प्लेजराइज़ था, वो किसी और का था, उसने सिर्फ़ चिपका दिया सोच के कि वाह! वाह! खूब लोग शेयर करेंगे और मैं बड़ा मशहूर हो जाऊँगा, बट देखो क्या हो गया, है ना? ऐसी भद्दी चीजें कहो जिसे सुनकर लोग शॉक हुए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्यूज बढ़े, एंगेजमेंट बढ़े। इसी से ही मिलती जुलती चीज है रेज बेटिंग। इसका मतलब है कि ऐसे ही मजे के लिए जानबूझकर कुछ ऐसा करो या कहो जिसे सुनकर लोगों को गुस्सा आ जाए। समय ने समय समय पर रेज बेटिंग का भी बहुत प्रयोग किया है। जैसे कि ये वाला उदाहरण, लोग पटाखों के खिलाफ बोल रहे थे तो समय खूब सारे पटाखे जलाने की बात करेगा, दूसरों को चिढ़ाने की कोशिश करेगा, चैलेंज करेगा कि रोक सको तो रोक लो। इसी सेम टैक्टिक का इस्तेमाल सभी घटिया से घटिया रियलिटी टीवी शोज भी कर रहे हैं, बिग बॉस जैसे। ऐसे लोगों को इनवाइट करो शो पर जिन्हें देखकर लोगों को गुस्सा आए, क्रिमिनल्स लोग भी शॉक बुलाए जा हो रहे हैं अब तो भाई। राखी सावंत, एल्विश यादव, महीप सिंह, पूनम पांडे, रजत दलाल, उर्फी जावेद, जो काम ये घटिया टीवी शोज कर रहे थे वही काम इंडियाज गॉट लेटेंट ने भी किया। ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट चीज है कि आज के दिन सोशल मीडिया पर ढेर सारे लोग ऐसे ही चीप शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, फेम पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। गाली गलौज से भरे हुए वीडियोस बनाओ, गुंडागर्दी करो, लोगों के खराब माइंडसेट को अपीज करो या अपनी इज्जत का मजाक बनाओ। लेकिन सच बात पता है क्या है दोस्तों, इस तरीके का फेम किसी काम का नहीं है। ये लोग जितनी तेजी से वायरल होते हैं उतनी ही तेजी से इनका डाउनफॉल भी देखने को मिलता है। सच बात यह है कि सोशल मीडिया पर लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और सही नॉलेज, स्किल्स और हार्डवर्क के साथ, बिना गाली गलौज करे, बिना खराब माइंडसेट को अपीज किए, बिना अपनी इज्जत का मजाक बनाए सक्सेसफुल होना पॉसिबल। वैसे ये बहुत सही बात है कि अगर सोशल मीडिया में आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत लोग बहुत आसानी से 3-4 गालियाँ-वालियाँ देकर हो जाते हैं। फिर मैंने देखे हैं ऐसे बहुत से रिएक्शन वीडियो जिसमें कि भाई वो इतनी गालियाँ दे रहे हैं, लाइक ऐसे 4-5 लोग इकट्ठे हुए हुए हैं और कुछ चल रहा है, किसी चीज़ पे रिएक्शन दे रहे हैं और फिर एक गाली दे रहा है, दूसरा गाली दे रहा है, कोई कमेंट मार रहा है, बेसिकली पंच वही कहते हैं ना पंच डाउन कर रहे हैं और बहुत फेमस होते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज़ हैं भाई ऐसे लोगों पे। बट व्हाट आर यू डूइंग? आप सोसाइटी को कोई पॉजिटिव दे रहे हो? नहीं। क्या आप सोसाइटी को एटलीस्ट न्यूट्रल इम्पैक्ट दे रहे हो? नहीं। आप उसको नेगेटिव ही दे रहे हो, राइट? तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस। पूनम पांडे को तो आप जानते ही होंगे। देश के राष्ट्रपति का नाम जेन ज़ी को भले ही ना पता हो, लेकिन पूनम पांडे को सब जानते हैं। वही महान भारतीय नारी जिन्होंने कहा था कि अगर टीम इंडिया मैच जीत गई तो मैं अपने कपड़े उतार दूंगी। सिर्फ इसी के आधार पर ये बन गई इंटरनेट पर्सनैलिटी। क्या कारण है? शॉक वैल्यू। राखी सावंत तो इस सब मामले में सबसे सीजन्ड खिलाड़ी है। शो पर आते ही इन्होंने अपना डैंक ह्यूमर दिखाया। जब ये इंडियाज गॉट लेटेंट में बैठी थी तो मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं वाले घटिया जोक्स पर तालियां बजाई जा रही। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि शॉक वैल्यू वाले जोक्स तो समझ में आ गए, लेकिन ऐसे वल्गर जोक्स क्यों लोगों को इतने पसंद आते हैं? 2-3 हफ्ते पहले ये राखी सावंत वाला एपिसोड मैंने अपने रिसर्चर विजेता दहिया को भेजा था। मैंने उससे पूछा कितना फनी लगा उसे। उसने कहा बिल्कुल 10 मिनट से ज्यादा टॉलरेट नहीं किया गया। मैंने भी कहा मुझे कोई हंसी नहीं आई, लेकिन यहाँ पे 2-3 करोड़ व्यूज आ रहे हैं इस पर। इतने सारे लोगों को पसंद आ रहा है, क्या कारण हो सकता है उसके पीछे? असल में हमारे बीच में कॉमन बात यह है कि हम माँ बहन की गालियां नहीं
देते। ये सिर्फ वीडियो की बात नहीं हो रही, इवन ऑफलाइन भी नहीं देते। मैं ना गुस्सा आने पर ना दोस्तों के साथ मजाक करते वक्त माँ बहन की गालियां देता हूँ, क्योंकि ये बात मुझे समझ में आती है कि इन गालियों का क्या मतलब है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये गालियां समाज में रेप कल्चर को नॉर्मलाइज करने का काम करती है, ठीक उसी तरीके से जैसे वल्गर फिल्में, वल्गर गाने यही काम करते हैं। जो लोग इस बात को समझते हैं उनका ये गालियां सुनकर ही ऑटोमेटिकली मूड ऑफ हो जाता है। और 25 गालियां देखें आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है। मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा, हाँ गाली दी इसने, आई एम नॉट इंप्रेस्ड बाय बैड लैंग्वेज। आप जोक अगर मुझे आप हंसाना चाहते हो तो आप बगैर किसी को चोट पहुंचाएं, आप मुझे हंसा के दिखाओ तो मुझे मजा आएगा उसका। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि समाज में ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते। बाप बेटे को कहता है कि गाली मत देना और खुद गाली देता है। बेटे को लगता है कि माँ बाप के आगे गाली नहीं देनी, टीचर्स के आगे गाली नहीं देनी, लेकिन वैसे गाली देना गलत नहीं, क्योंकि वो यही गालियां अपने आसपास अपने माँ बाप को देते हुए सुन रहा है। सोशल मीडिया, फिल्में, वेब सीरीज, कॉमेडी, मीम्स, इन सब के द्वारा माहौल ऐसा बनाया जाता है कि अगर दोस्तों के आगे गाली नहीं दी तो फिर वो दोस्ती क्या हो। गाली देना मर्दानगी वाली बात है, गाली देना कूल है, इसलिए लोग बड़े होकर यही सीखते हैं कि गुस्से में गाली देना तो जायज ही। इस चीज का सीधा सीधा उदाहरण आप आज के दिन भी होते हुए देख सकते हैं, जो बहुत बड़ी बेवकूफी दिखाता है। राइट विंग ट्रोल्स समय रैना को मां बहन की भद्दी गालियां देते हुए कह रहे हैं कि औरतों की इज्जत करना सीख। रणवीर अलाबादिया को डेथ थ्रेट्स और गालियां देते वक्त कहा जा रहा है कि तू हमारी संस्कृति का आदर करना सीख। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये खुद भी बात गाली इसी दे चीज रहा से आपको पता चल जाना चाहिए कि समाज में गालियों को किस तरीके से देखा जाता है। गुस्से में गाली देना ठीक है, दोस्तों के बीच गाली देना ठीक है, लेकिन एक बैरियर सा बना हुआ है कि माँ बाप के आगे, टीचर्स के आगे गाली नहीं देनी, ओपनली नहीं देनी। फिर स्कूल के क्लासरूम में आखिरी बेंच पर बैठा हुआ कोई लड़का मुंह नीचे करके जोर से गाली दे दे, जो सभी लोग सुन ले, तो वो लड़का हीरो बन जाता है अपनी क्लास में, बहुत ही डैंक और कूल। कोई लड़का गाली वाली टी शर्ट पहन लेता है तो उसे लगता है कि बहुत ही डैंक काम कर डाला मैंने। हनी सिंह का गाना आता है पार्टी ऑल नाइट, कान में दम है तो बंद करवा लो। इसे सुनकर ये रिप्रेस्ड लोग आपस में खी खी करते हुए हंसते हैं कि अरे ध्यान से सुना तूने, उसने कान नहीं बोला, उसने कुछ और बोला, हा हा हा। जब बादशाह है। कान नहीं बोला, कान में दम है, क्या बोला फिर? मुझे बताओ यार कमेंट में एग्जैक्टली क्या हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आया ये जोक। लेट मी वॉच इट अगेन। आता है पार्टी ऑल नाइट, कान में पार्टी ऑल नाइट, कैन में दम है दम है तो बंद करो। बंद करवा लो। कान में दम है तो बंद करवा लो मींस इसे सुनकर ये रिप्रेस्ड लोग आपस में खी खी करते हुए हंसते हैं कि अरे ध्यान से सुना तूने, उसने कान नहीं बोला, उसने कुछ और बोला, हा हा हा। Really? जब बादशाह का गाना आता है आजा बेबी आजा गाना बजा दूं, तो उनको मजा आता है कि अरे भाई वो कुछ और बजाने की बात कर रहा था, खी खी। फिर कोई कहता है कि हनी सिंह और बादशाह की मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। ये डबल मीनिंग बात हो रही है, तो आई गेस फिर हिंदी में हो रही है। आई हैव नो आइडिया कि क्या हो रहा है ये। ऐसी तैसी, ये तो डबल मीनिंग में गाली देते हैं, हम तो सीधे बोलेंगे। और ऐसे क्रिंज गाने के 4.5 करोड़ व्यूज आ जाते हैं। बेसिकली ये वही रिप्रेस्ड लोग हैं जिन्हें हनी सिंह के गाने पसंद आते हैं, जिन्हें एल्विश भाई पसंद आते हैं और जिन्हें इस तरीके की डैंक कॉमेडी पसंद आती है। इन्हें चोली के पीछे क्या है गाने पर नाचने में मजा आता है। पूनम पांडे को ये फॉलो करते हैं, भद्दे गाने सुनते हैं, तो फिर कॉमेडी में गालियां आने पर ऐसे रिप्रेस्ड समाज को मजा आएगा ही। अभी एक रीसेंट फिल्म मिसेज में दिखाया गया कि पति पत्नी संभोग कर रहे हैं, लेकिन पत्नी अपने पति के आगे प्लेजर की बात नहीं कर सकती। क्यों? ये होता है रिप्रेशन। जिनका दिमाग 24 घंटे वल्गर ख्यालों से भरा होता है, जो सिनेमा हॉल में न्यूडिटी वाली फिल्में देखने जाते हैं, अगर आप इनसे सीरियसली बात करेंगे ऐसे मुद्दों पर तो ये ऑकवर्ड हो जाएंगे। क्योंकि जब टीनेजर छुप छुप कर पॉर्न के जरिए शारीरिक संबंधों के बारे में जानेंगे तो उनका नजरिया उसको लेकर खी करने वाला ही होगा, गिल्ट और ऑकवर्डनेस से भरा। ज्यादातर स्कूलों में बायोलॉजी टीचर्स की हिम्मत तो हुई नहीं कि क्लास में खुलकर सेक्स एजुकेशन की बात करें। ऊपर से अगर कोई फिल्म आई ओ माय गॉड 2 जैसी, तो टीनेजर्स के लिए बनाई गई इस फिल्म को सीबीएफसी द्वारा एडल्ट रेटिंग दे दी जाती है। इसलिए दिमाग में वो मुझे बताइए मूवी कैसी है? आई मीन अच्छी है मूवी? एग्जैक्टली व्हाट इज इट अबाउट? डिप्रेशन बना रहता है। और इंडियाज गॉट लेटेंट वाली डैंक कॉमेडी इसी डिप्रेशन को अपीज कर रही थी। समय जानता था कि डिप्रेस्ड लोगों के आगे अगर मैं गालियां दूंगा तो वो तालियां बजाएंगे। कुछ आलसी फिल्म मेकर्स और हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ये चीज सबको पता है। इसलिए देश की कई इंडस्ट्रीज में गालियां देने का एक कॉम्पिटिशन सा चला हुआ है। कोई समाज में इस गलत माइंडसेट को बदलना नहीं चाहता, हर कोई उसे अपीज करना चाहता है अपने फायदे के लिए। पॉलिटिशियंस यही कर रहे हैं, मीडिया वाले यही कर रहे हैं, फिल्म स्टार्स यही कर रहे हैं और ढेर सारे यूट्यूबर्स और कॉमेडियंस भी यही कर रहे हैं। फिल्म स्टार्स का तो आजकल काम ही यही है कि इलायची के नाम पर गुटखा बेचना। हमें मत कहो कि हम कोई इंस्पायरिंग फिल्में बना दें। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर 2 ट्वीट कर देते हैं, वही बहुत है। उसके अलावा क्या हमने देश का ठेका उठा रखा है? फिल्म ही तो है, गाना ही तो है, जोक्स ही तो है। मीडिया वाले और पॉलिटिशियंस तो सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी। जब तक रणवीर अलाबादिया सरकारी पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू ले रहा था, उन्हें प्रमोट कर रहा था, तब तक सब कुछ सही था। सरकार को भी मजा आ रहा था, प्रधानमंत्री मोदी उसे क्रिएटर का अवार्ड दे रहे थे। लेकिन जैसे ही एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर हुई, लोगों का गुस्सा रणवीर के खिलाफ आया,
पॉलिटिशियंस को लगा अब इसके खिलाफ जाने में हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, तो इसलिए आज ये हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए। चढ़ते सूरज को सबका सलाम था, करोड़ों व्यूज को सबका सलाम था, क्रिंज कंटेंट को सबका सलाम था, लेकिन अब एक क्रिंज जोक के बाद रणवीर और समय सभी के लिए अछूत बन गए। मैं भी समय रैना के शो पर चेस खेलने गया था, लेकिन मेरे लिए वो कभी भी अछूत नहीं था। मुझे किसी सही चीज के लिए दोबारा बुलाया जाए, जैसे चेस खेलने के लिए या किसी ढंग के कॉमेडी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। रणवीर के साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया, कई इवेंट्स में मिलना भी हुआ, क्योंकि मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है इनसे, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इनके कंटेंट को क्रिटिसाइज करने से पीछे भी नहीं हटूंगा। जहां मुझे लगता है इन्होंने गलत किया है वो बोलना बनता है। सरकार भी ये चीज जानती थी। रणवीर अलाहाबादिया ने अपने ढेरों पॉडकास्ट में गलत चीजों को प्रमोट किया है। If you have toilets in the northern Oh direction, my just God. put इस वाले पे ऑलरेडी मोहक के वीडियो पे मैंने रिएक्शन दिया था। क्या ही दिमाग खराब करने वाला लॉजिक है मायना, और इतने बड़े पॉडकास्टर होते हुए भी ऐसे लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो, ना कोई साइंटिफिक बैकिंग है ये सब जो कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, ना उसकी कोई कोई सेंसिबल बात भी नहीं है। प्लीज मेरा वीडियो जरूर देखना, रिएक्शन वीडियो ऑन दिस स्टूपिड पॉडकास्ट। a blue color tape around the toilet seat. एक टॉयलेट सीट के चारों तरफ नीले रंग की टेप लगा दो। ईस्ट में है तो ग्रीन लगा दो, साउथ में है तो रेड लगा दो, और वेस्ट में है तो व्हाइट लगा दो। हो गया सॉल्यूशन, कोई तोड़ फोड़ नहीं है। लेकिन अब हंसी आती है ये देखकर कि अर्नब गोस्वामी जैसे लोग रणवीर को कहते हैं कि रणवीर हिंदुइज्म को कमोडिफाई कर रहा है। And he has और ये लोग presented क्या कर रहे हैं? Hinduism in a way सारी that he मूवी feels is मीडिया sellable. क्यों अर्नब गोस्वामी, तुम्हारे गोदी मीडिया चैनल्स ने भी तो यही किया है कितने सालों से। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्नब तुम्हें इस बात से जलन है, जिस रिग्रेसिव माइंडसेट को अपीस करके तुम टीआरपी बटोरते थे, उसी रिग्रेसिव माइंडसेट को अपीस करके रणवीर व्यूज बटोर रहा है। कुछ लोग इस कंट्रोवर्सी के बाद मीडिया से सवाल कर रहे हैं, क्या मीडिया के पास और कोई असली मुद्दा नहीं बचा जिसके बारे में वो बात कर सके? क्या यही एक मुद्दा रह गया है? मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि आखिरी बार कब इस मीडिया ने जनता सही के बात मुद्दे है। उठाए थे? कभी ये बिग बॉस का अपडेट दे रहे थे, तो कभी आईआईटी बाबा का प्रोग्राम चला रखा था। लेकिन जरा लुक देखिए, बहुत चेंज्ड लुक में आप बाबा नजर आ रहे हैं। उससे पहले अभिनव बाबा की तहकीकात बिठाई हुई थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। आखिर कब इन्होंने हसदेव निकोबार जंगल के ऊपर खतरे की बात करी है? कब इन्होंने आदिवासियों या दलितों के मुद्दे उठाए हैं? कितने मीडिया चैनल है जो किसान नेता आदिवासी दलित मुद्दे क्या हो रहे हैं, मुझे कोई बताएगा प्लीज। इंडियन फार्मर, ओ माय गॉड, वो 40 डेज से हंगर स्ट्राइक पे, और ये न्यूज में नहीं आ रहा। बीबीसी कैप्चर कर रही है, बताएं आप। जगजीत सिंह के आमरण अनशन और उनकी डिमांड्स की बात कर रहे हैं। शायद ये खबर भी आपने सुनी ना हो। मणिपुर इतनी खराब हालत में है, 2 साल हो गए हैं इस बात को। जिस दिन ये कंट्रोवर्सी उठी उसी दिन मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया। अच्छा, टॉपिक से अब हम थोड़ा भटक रहे हैं। यहाँ पर असली मुद्दे पर वापस आए, जो भद्दी और गाली गलौज वाली कॉमेडी है। क्या है सोल्यूशन यहाँ पर? क्या इसे बैन कर देना चाहिए? बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में यही ख्याल आएगा कि ऑब्वियसली इस सबको बैन कर दो उठाकर। सरकार को यहाँ नकेल कसनी चाहिए, लेकिन मेरी राय में ये बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है। किसी भी देश में जब सरकार कुछ बैन करती है, सरकार अपनी तरफ से सेंसरशिप लगाती है, उसके फायदे कम नुकसान ज्यादा होते हैं। अपने ही देश का उदाहरण देख लो, बैंडिट क्वीन, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, उड़ता पंजाब, 5, इंडियाज डॉटर, अ क्लॉकवर्क ऑरेंज, इन सारी मीनिंगफुल और सेंसिटिव फिल्मों को सेंसरशिप से उलझना पड़ा है। जबकि वल्गर फिल्में जैसे कि क्या कूल है हम, ग्रैंड मस्ती, नशा, हेट स्टोरी, ये आसानी से पास हो जाती है। शहादत हसन मंटो पर केस चलाए गए उनकी सोशली कॉन्शियस कहानियों की वजह से। वो कहानियां जो समाज को आईना दिखाती है, झकझोर देती है, उन्हें अश्लील कहकर रोकने की कोशिश की गई। जबकि मस्त राम जैसी सेमी पॉर्न कहानियां आसानी से गलियों में बिकती रही। इसलिए सेंसरशिप एक इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है। इंडियाज गॉट लेटेंट को ही देखिए, वो तो अभी इस जोक पर बवाल हो गया, लेकिन इससे पहले डार्क, डैंक, अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड क्रिंज फेस्ट तो इतने टाइम से चल ही रहा था। यहाँ सेल्फ सेंसरशिप, अपने कॉन्शियंस का सेंसरशिप, अपने जमीर का सेंसरशिप, ये एक बेहतर सोल्यूशन है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि व्यूज और पैसे की होड़ में बहुत से लोगों का जमीर मर चुका होता है। ऐसे में दूसरों लोगों द्वारा कॉल आउट किया जाना एक बेहतरीन तरीका है, जो लीगल है, डेमोक्रेटिक है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉल आउट करने वालों को भी अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ये होना भी चाहिए। पिछले एक वीडियो में मैंने बॉयकॉट कॉल्स का भी समर्थन किया था और अब भी करता हूं। ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है अपने विरोध को दर्शाने का, यानी कि लोग प्रोएक्टिवली बोले किसी चीज के खिलाफ, बॉयकॉट करने की मांग उठाए, लेकिन बैन नहीं। बॉयकॉट और बैन में बहुत बड़ा फर्क है। बॉयकॉट में आप सिर्फ अपनी तरफ से उस चीज को देखना बंद कर रहे हो और अपने दोस्तों को और बाकी लोगों को कह रहे हो कि वो भी ये कर दे। लेकिन बैन का मतलब है कि कोई भी उस चीज को ना देख पाए। कोई भी बॉयकॉट की मांग बैन में नहीं बदलनी चाहिए। और एक और चीज यहाँ पर कहनी बनती है कि किसी को कॉल आउट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उन्हें गंदी गालियां देने लग जाओ, डेथ थ्रेट्स देने लग जाओ। यही चीज बहुत से लोग आज कर रहे हैं रणवीर और समय के खिलाफ। कोई उन्हें फांसी चढ़ाने की बात करता है तो कोई उन्हें सीधे तौर पर धमकी देता है। तत्काल इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे। ऐसे अपराधी और देशद्रोही आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति को भारत देश के अंदर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा पहले भी देखने को मिला है। विजिलेंटीज द्वारा स्टेज पर चढ़कर किसी कॉमेडियन का गला पकड़ लेना, डीएम में गालियां देना या थ्रेट्स देना, थिएटर में तोड़फोड़ कर देना, ये सारी चीजें सीधे तौर पर गलत हैं। इन्हें रोका जाना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए इनके खिलाफ। इनफैक्ट हमारी सरकार और पुलिस के लिए ये बहुत बेइज्जती वाली बात है कि क्या हो रहा है आज देश में। आखिर कितना बड़ा गुनाह किया है रणवीर और समय ने? क्या उन्हें डेथ थ्रेट्स देना, उन्हें मारने की धमकी देना उससे बड़ा गुनाह नहीं है क्या? कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि देश में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। सरकार रैंडमली जिसे चाहे उसे टारगेट करती
करती है उसके पीछे पड़ जाती है। खुद ही सोचकर देखो कि अश्लील जोक्स मारना बड़ा गुनाह है या फिर किसी को जान से मारने की धमकी देना ये ज्यादा बड़ा गुनाह है। सरकार की मर्जी हो तो रेपिस्ट को भी माफी दे दी जाती है, मालाएं चढ़ाई जाती हैं रेपिस्ट को। इलेक्शन से पहले रेपिस्ट जेल से बाहर आ जाते हैं पॉलिटिकल कैंपेनिंग करने के लिए। सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का This is मजाक just बनाकर रख दिया है। sad. कोई भी किसी को जान से मारने की सोशल मीडिया पर धमकी This देता is है, just sad. कुछ नहीं होता। क्रिमिनल्स को बिग बॉस में जगह मिलती है, कुछ नहीं होता। लेकिन रणवीर के एक अश्लील जोक मारने पर पुलिस उसके पीछे ही पड़ जाती है। क्या मैसेज पहुंच रहा है यहाँ पर देश की जनता को? यहाँ मजेदार बात यह है कि समय रैना को लेफ्ट से कैंसिल होने का डर सताता था। उसने 2022 में एक ट्वीट किया था, लेफ्ट विंग से कैंसिल होने का डर वो वजह है जिसके चलते इंडियन कॉमेडी सीन में एंड्रयू, जिमी, डेव, रिकी जैसे कॉमिक्स नहीं है। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ इसे बदलने के लिए। असल में उसने अबॉर्शन को लेकर एक जोक किया था, लोगों ने कमेंट्स में उसे क्रिटिसाइज किया तो उसने लोगों को माँ की गाली दी। द क्विंट एंड फर्स्ट पोस्ट जैसे मीडिया पोर्टल्स ने उस पर आर्टिकल लिखे तो एक पॉडकास्ट में उसने इनका मजाक उड़ाया। आर्टिकल आ गए, ये क्विंट विंट पिंट, तो मैंने उससे सीख लिया कुछ। तो मैंने ये सीखा कि भाई बोलना किसी को। लेकिन उम्मीद है कि अब समय को समझ आ गया होगा कि लेफ्ट विंग का कॉल आउट करना, आर्टिकल लिखना बेहतर है या राइट विंग के द्वारा सीधा पुलिस इनकाउंटर किए जाने की सिफारिश। एक आखिरी सवाल यहाँ पर मैं और आंसर करना चाहूंगा जो शायद आप में से कुछ लोगों के मन में आ रहा हो, जो भी अभी तक मैंने आपको वीडियो में बताया कि ये कॉमेडी नहीं करनी, किसी के मोटे होने का मजाक नहीं उड़ाना, किसी के गंजे होने का मजाक नहीं उड़ाना, औरतों पर मजाक नहीं बनाना, डिसेबिलिटी का मजाक नहीं बनाना। तो आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे हो कि आखिर कॉमेडी फिर किस पर की जाए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एक बड़ी सिंपल सी डिस्टिंक्शन होती है कॉमेडी में पंचिंग अप और पंचिंग डाउन के बीच में। आप कॉमेडी करते वक्त किस चीज का मजाक बना रहे हो? जो लोग आपसे एग्जैक्टली exactly. तो जो लोग कई बार पूछते हैं कि आप यूके से हो, ब्रिटिश तो हर टाइप का मजाक। हाँ, यहाँ जोक इज ट्रीटेड एज अ जोक अनटिल अनलेस यू आर पंचिंग अप। पंचिंग डाउन कहीं अप्रिशिएट नहीं होता और आई थिंक यहाँ होता भी नहीं है इतना। नोबडी डज पंचिंग डाउन के इंडिविजुअलिटी या ऐसी चीजें जिस पे आप चेंज नहीं कर सकते हो ना अपनी, लाइक आपकी बॉडी, आपका रिलीजन, आपका बिलीफ, राइट? तो उस पे कोई मजाक नहीं होता है। नीचे हैं उन्हें और नीचे दबा रहे हो, या फिर जो आपसे पावरफुल लोग हैं ऊपर की तरफ जो सोशल नॉर्म्स बने बनाए हैं एक समाज में, उनका मजाक बनाते हो, उन्हें क्रिटिसाइज करते हो। क्योंकि टैलेंट हो तो गौरव कपूर जैसे कॉमेडियंस ट्रैफिक रूल्स और रोड सेफ्टी जैसे टॉपिक पर बेहतरीन कॉमेडी कर सकते हैं। टैलेंट हो तो अभिषेक उपमन्यु जैसे कॉमेडियंस हेल्थ, एंग्जाइटी, प्रिविलेज, ब्लाइंडनेस, कॉलेज की रट्टा एजुकेशन जैसे टॉपिक्स पर भी कॉमेडी कर सकते हैं। ये मणिक मेहना का टैलेंट ही तो है जो उन्होंने रजत दलाल टाइप के कैरेक्टर बॉबी कटारिया को मॉक करते हुए कॉमेडी कर दी। इंडियन पुलिस की इनएफिशिएंसीज पर सैटारिकल कॉमेडी सेट बना दी। कुणाल कामरा पॉलिटिकल कॉमेडी करते हैं लेकिन उसके लिए जिगर चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है। कुणाल के खिलाफ जितनी एफआईआर्स, डेथ थ्रेट्स, फ्लाइट्स के द्वारा बैन किया जाना, शोज का कैंसिल किया जाना हुआ है, शायद ही किसी और कॉमेडियन के साथ हुआ है। और वैसे गालियां तो कुणाल कामरा, अभिषेक उपमन्यु, गौरव कपूर, मणिक मेहना भी देते हैं, लेकिन फर्क यह है कि जहां कुछ लोगों की कॉमेडी में केवल गालियां क्यों होती हैं, देते हो? यहाँ गालियों के अलावा कॉमेडी भी होती है। और यहाँ पर वैसे मैं इन कॉमेडियन से अपील भी करना चाहूंगा कि प्लीज अपनी कॉमेडी से गालियों को बाहर कर दीजिए। इस वीडियो में मैंने काफी समझाने की कोशिश की है कि गालियों का क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है समाज पर, और ये बात सिर्फ कॉमेडियंस के लिए नहीं बल्कि एक्टर्स, फिल्म मेकर्स और बाकी यूट्यूबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अपना कंटेंट बिना गालियां और बिना वल्गैरिटी के बनाइए। ये करना कोई मुश्किल नहीं है। स्ले पॉइंट जैसे चैनल्स हैं यूट्यूब पर जो कॉमेडी करते हैं बिना गालियां दिए। ऐसे कई कॉमेडियंस भी हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पर दीपक गर्ग और हसलिंग रजन की रील्स देख लीजिए। किसी वीडियो में टॉक्सिक मेल ईगो का मजाक उड़ाया जाता है, या एक रील में स्मोकर्स के हेवी एडिक्शन का मजाक उड़ाया जाता है। किसी वीडियो में सैड फिशिंग का मजाक उड़ाया जाता है, तो कभी लोगों की सैडिस्टिक आदत का मजाक उड़ाया जाता है। कॉमेडी के टॉपिक्स की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि ये चॉइस हमेशा कॉमेडियन के पास होती है कि तुम क्लासिस्ट जोक मारोगे या किसी के क्लासिस्ट होने का मजाक उड़ाओगे, तुम कास्टिस्ट जोक मारोगे या तुम कास्टिज्म का मजाक उड़ाओगे, तुम पंच डाउन करोगे या पंच अप करोगे। मैं चाहता हूं कि सभी क्रिएटर्स अपने कंटेंट को लेकर थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करें और सोचें उनके कंटेंट का समाज पर और देश पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स की नहीं है बल्कि आपकी भी है एज एन ऑडियंस। आप भी अपना कंटेंट ध्यान से चुनें। आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है, अपने दिमाग की इज्जत करें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वैसे इस गालियों के टॉपिक पर और डिटेल में बात करी जा सकती है, साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्च पेपर्स क्या कहते हैं। अगर आप और डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। बहुत अच्छी बात की विद्रुव रटनी के, दिमाग आपका डस्टबिन नहीं है तो जो मिल रहा है उसमें डाल रहे हो। बी वेरी कॉन्शियस अबाउट कि आप क्या देख रहे हो, किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ प्रॉपर साइंटिफिक स्टडीज जो बात करती है ऑल अबाउट जो अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, देखो कटिंग वर्ड, और ये क्या करता है, ये एक यंग माइंड को प्रॉपरली स्कार कर सकता है। मतलब ये स्टडी आप देखें, ये कितना डीप बात है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को गालियां दे रहे हैं, इसका इम्पैक्ट कितना बैड है। इट्स इक्विवेलेंट टू कि वो बच्चा एक सेक्स अब्यूज को अ, होते हुए देख रहा है। ये एक एग्जाम्पल है। I'll show you another example. So ये एक प्रॉपर पब्लिश्ड मेड आर्टिकल है जो बोल रहा है कि इंटरनेट में जो आप लैंग्वेज देखते हो ये यंग माइंड को कितनी बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। ऑनलाइन लैंग्वेज वायलेंस cause serious harm to young people's psychology and cause students depression, anxiety and other
मेंटल हेल्थनेस। ये इम्पैक्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनेट पे वॉइस देखने का है। करने का नहीं, देखने का है। छोटी-सी बात बता रही हूँ और स्पेशली जो औरतों पे गालियाँ दी जा रही हैं, ये क्लियर कट कल्चर है यार। आप औरतों को गालियाँ दे रहे हो और उनके पार्ट्स को गालियाँ दे रहे हो और आप ये डेली यूज़ में हर वक़्त यूज़ कर रहे हो, तो व्हाट डू यू थिंक इट्स इम्पैक्टिंग? और डेफिनिटली रेप कल्चर इतना ईज़िली आपको हो जाता है कि इस टाइप की गालियाँ दें, आए दिन आप वीडियोज़ में देखते रहते हो, फिर आपको लगता है हाँ, ये क्या ही बड़ी बात है, बहुत आराम से दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग को बहुत हेवीली इम्पैक्ट करती हैं और शायद अभी फ़ौरन से आपको रिज़ल्ट ना मिले बट एज़ अ सोसाइटी देखिए आप रिज़ल्ट। एज़ अ ओवरऑल पिक्चर देखें तो पता चलता है। तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत हेवी था और मैंने भी इस पे कोशिश की है अब एटलीस्ट जो मेजर आर्टिकल्स हैं जो बात करते हैं अबाउट लैंग्वेज और अब्यूज़िव लैंग्वेज और उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे दिमाग में, हमारी कॉग्निटिव हेल्थ पे, वो मैंने मेंशन करने की कोशिश की है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।